विश्वविद्यालय में होने वाली प्रथम वर्ष की परीक्षा यानी संस्कृत बीए प्रथम सत्र की परीक्षा के अंतर्गत कैसे प्रश्न आएंगे, आप सबों के मन में ये विचार उठ रहे होंगे और किस तरह हम अधिकतम अंक प्राप्त कर सके, यानी सभी बच्चे आउटस्टैंडिंग मार्क्स ले आए। आने वाले समय में जो परीक्षा होगी वो लिखित होने वाली है और इसमें होने वाले प्रश्न किस तरह आएंगे इसकी थोड़ी रूपरेखा आपको बता दी जाए। सर्वप्रथम 75 अंक की लिखित परीक्षा होगी और 25 अंक का आपका अंतः मूल्यांकन यानी कि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपके कॉलेज के में ही दिए जाएंगे और 75 अंक जो विश्वविद्यालय की तरफ से प्रश्न पत्र बन के आएंगे उनमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो उनकी संख्या 7 या 5 भी हो सकती है, जिनमें से आपको गलत हो गया 75 अंकों में सर्वप्रथम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या 7 या 10 हो सकती है, जिनमें से मात्र 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इन प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 3, अर्थात आपको 3 गुना 5 करने पे 15 अंक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न जो आपको लिखना है, यदि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और अंक 3 है तो कम से कम आप आधे पेज का या 50 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए आप लोगों को। यानी साधारणतः हम ये सोच लें कि आधे पेज पे हमें इसे उत्तर को देना है। दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न जो जिसकी संख्या 5 होगी। इनमें से केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको और प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 5, अर्थात 15 अंक का ये भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी हुआ, 15 अंक का ही हुआ। लेकिन इनमें कम से कम आप 2 पेज का प्रश्न का उत्तर अवश्य लिखें, अन्यथा 2 पेज से कम लिखने पे इसमें अंक आपके कट सकते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वृहद प्रश्न है और इसमें 5 प्रश्न तो होंगे, लेकिन केवल आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 15 अंक के होंगे, अर्थात यहाँ पर जो आपकी पूर्ण संख्या होगी वो 45 अंक। अगर हम पूरी तरह से जुड़े तो 75 अंक का आपको प्रश्न का उत्तर देना है। अब हम थोड़े विधिवत रूप से ये जान लें, क्योंकि संस्कृत में जो हमारा प्रथम सेमेस्टर का शीर्षक है वो है संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण। अगर हम अपने सिलेबस की तरफ ध्यान से देखें तो हमारा जो पहला यूनिट है जिसमें उन्होंने लिखा भी है कि इस यूनिट के अंतर्गत आपको भारतीय संस्कृति और साथ ही संस्कृत साहित्य के पारंपरिक ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्र गौरव की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए वैदिक शिक्षा तथा लौकिक संस्कृत साहित्य के विविध ग्रंथों की संक्षिप्त और सामान्य जानकारी हर बच्चे को होना बहुत जरूरी। प्रथम जो हमारा भाग है उसमें हम संस्कृत वाङ्मय एवं पारंपरिक ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्र गौरव की शिक्षा प्राप्त करेंगे और इस भाग में हम वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख भारतीय दर्शन ग्रंथ जो है, भूगोल है, खगोल है, गणित है, ज्योतिष है, वास्तु है, योग है, आयुर्वेद है, अर्थशास्त्र है, संगीत आदि का सामान्य परिचय। तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगी कि विशेष रूप से वैदिक साहित्य में हम वेदों के 4 प्रकार जितने भी हमारे वेद हैं, वेद ग्रंथ कौन से हैं, इनका समय क्या रहा है, विशेष रूप से इन वेद ग्रंथों में हमें कौन सी शिक्षा मिलती है, कौन से वेद बहुत ही वेद यानी ऋग्वेद, क्योंकि वेद का अगर काल निर्धारण आता है तो वस्तुतः हम ऋग्वेद के काल निर्धारण की बात करते हैं। तो सामान्य जानकारी हमें 4 वेद है, इन वेदों की जानकारी हासिल करनी है। साथ ही भारतीय दर्शन जो एक महत्वपूर्ण हमारे लिए विषय भी रहेगा, तो इसमें हम आस्तिक और नास्तिक दर्शन इसकी जानकारी ले लें तथा आस्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं, नास्तिक में कौन कौन से दर्शन आते हैं, इन दर्शनों के प्रवर्तक कौन है इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अर्थशास्त्र, आयुर्वेद आदि से संबंधित जो विशिष्ट ग्रंथ है, जो प्राचीन ग्रंथ रहे हैं और इन बहुमूल्य ग्रंथों की भी जानकारी। इसके अलावा इसी में हमारा जो दूसरा ख खंड है जो विशेष रूप से हमारे व्याकरण के आचार्य, प्रमुख आचार्यों की विस्तृत जानकारी यानी पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इन तीनों के द्वारा रचित जो काव्य हैं और साथ ही कितने सूत्रों के विषय में इन्होंने चर्चा की है, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसी से संबंधित हम बी खंड में व खंड जब आएगा और हम संधि के विषय में चर्चा करेंगे तो हमें जानकारी इनकी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे जाके हम माहेश्वर सूत्र वगैरह भी पढ़ने वाले हैं। तो
तो हमें सामान्य परिचय में व्याकरण का परिचय, कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं, उनको सूत्रकार किसे क्या कहा गया है, सूत्रकार का नाम क्यों सूत्रकार रखा गया, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, अष्टाध्यायी क्या है, महाभाष्य किसने लिखा है, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस खंड से विशेष रूप से हमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 3 अंक के जो हमारे प्रश्न हैं और आधे पेज में लिखना, सामान्यतः लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में इन विषयों पर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास इसी ख खंड में प्रमुख आचार्य के विषय में भी है, यानी महाकाव्य रचयिता जो हमारे प्रमुख आचार्य हैं, अश्वघोष है, उसके बाद वाल्मीकि है, वेदव्यास है, हमारे कालिदास है, महाकवि भारवी, माघ, श्रीहर्ष, पाणिनि, कात्यायन और पातंजलि। इनके कृतित्व और व्यक्तित्व दोनों की जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। तो विशेष रूप से मैं एक उदाहरण से बताना चाहूंगी। जैसे आप महाकवि वाल्मीकि के विषय में जाने तो सर्वप्रथम वाल्मीकि का समय क्या था, वाल्मीकि का पूरा नाम क्या था, वाल्मीकि नाम से वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से वह कैसे जाने गए, इनकी कृति कौन सी है, तो स्वाभाविक रूप से रामायण है। तो रामायण में कितने कांड हैं, ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि कृतित्व और व्यक्तित्व का परिचय आपको आ सकता है। इनमें से संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखने आ सकती है, हो सकता है 3 अंक में, अन्यथा 5 में लघु उत्तरीय प्रश्नों में इन कवियों के परिचयों के विषय में आपसे पूछा जा सकता है। अब हमारे पास मूल जो ग्रंथ महाकाव्य में हमने 3 ग्रंथ लिया है। सर्वप्रथम नीति शतक। नीति शतक में जैसा कि हमारे सिलेबस में भी दिया गया है, उसमें लिखा है कि श्लोक केवल 1 से 25 तक पढ़ने हैं आप लोग, और मूलतः केवल श्लोक के अर्थ लिखने आएंगे, और साथ ही इन मूल्य परक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी किसी भी प्रश्न से आपसे पूछा जा सकता है कि इस नीति शतक श्लोक से आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, या कौन सी नीति परक बातों की आपको पता चल रही है। तो अतः 25 श्लोक आपके पास है, तो सभी बच्चे इन सभी प्रश्नों 25 श्लोकों के मूल जो अर्थ निकलते हैं, या हर श्लोक से जो नीति परक बातें आपको पता चलती है, उसको आप सारांश में लिख ले। अगर इस तरह की आप तैयारी करेंगे तो 3 अंक के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, या 5 अंक के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अति लघु उत्तरीय द्वितीय भाग में हम संज्ञा प्रकरण लेंगे, और संज्ञा प्रकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी से संज्ञा प्रकरण आना है। संज्ञा प्रकरण में लगभग 18 सूत्र हैं। इन सूत्रों में आपने माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति, माहेश्वर सूत्र विशेष रूप से 14 माहेश्वर सूत्र है। हर बच्चा इसे कंठस्थ करे, क्योंकि ये संस्कृत की वर्णमाला है। अगर वर्णमाला नहीं आएगा तो मूलतः आप पूरी संस्कृत की जानकारी, व्याकरण की जानकारी आपको सहज रूप से नहीं हो सकती। तो मैंने इस प्रथम वर्ष ही नहीं, अन्य कई परीक्षाओं में देखा है, तृतीय वर्ष हो, तृतीय सेमेस्टर हो, या फाइनल ईयर हो, या जनरल सामान्य संस्कृत हो, सभी जगह माहेश्वर सूत्र कितने हैं, माहेश्वर सूत्र को लिखें। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र लिखने से हो सकता है वृहद प्रश्न में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, या लघु उत्तरीय प्रश्न में कहीं भी आपको माहेश्वर सूत्र लिखने आएगा। तो इसे आपको कंठस्थ करना ही पड़ेगा, और आप ये गांठ बांध ले कि इसे आपको याद करना है, अन्यथा आप फिर संधि विच्छेद पूरी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो 16, 17, 18 सूत्र हैं, उन सूत्रों की व्याख्या आ सकती है। इनमें आपको चॉइस आएंगे कि अगर 10 सूत्र दिए होंगे तो 10 में से केवल 5 सूत्र आपको करने हैं। अगर ये वृहद प्रश्न में पूछे जाते हैं, यदि ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो 3 पूछे जा सकते हैं, 5 में से केवल 3 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप संज्ञा प्रकरण तो पूरी तरह से याद कर लीजिए, सब सूत्रों को पढ़ लें, हिंदी में है, और जब सूत्र का उत्तर दें तो उदाहरण जरूर दें। जैसे सुप तिगंतम पदम, सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। तो सुप क्या है, तो आप रामः में सुप लगाइए, यानी सुप से विसर्ग हो जाएगा, रामः शब्द बन जाएगा। और तिंग में पठ धातु में आप तिंग लगाते हैं, पठती बन जाता है। तो उदाहरण देने के पश्चात ही आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि बच्चों को पूरी जानकारी है, वो जानता है कि सुप और तिंग से पद संज्ञा कैसे होती है, और कैसे ये संस्कृत में तिंग का प्रयोग कहाँ किसके साथ होता है, और सुप का प्रयोग किसके साथ होता है। सुप का प्रयोग शब्द रूप के साथ, तिंग का प्रयोग धातु रूप के साथ। तो ये जानकारी आपकी, एक श्लोक का उदाहरण मैं आपको दे दी हूँ। जैसे कृतः प्रणामस्य महिमभुजे जीताम सपत्ने निवेदिष्यत न विवेथे तस्य मनो न ही प्रिय प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ना ही प्रिय प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, ये अर्थ गौरव का प्रतीक है। और जो आपके हित चाहते हैं वो आपसे हमेशा मिथ्या बोलने की इच्छा नहीं रखते आपके सामने।
तो ऐसे श्लोक जहाँ पे अर्थ गौरव की पुट देखने को मिले तो आप स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि ये श्लोक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस बच्चों को ये कहूँगी कि पूरे 45 श्लोक में जद्दोजहद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल 1 से 20 श्लोक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन श्लोकों को पढ़ें। वहाँ उनका रस क्या है, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा शैली कैसी है, साथ ही यह प्रसंग कहाँ से लिया गया और श्लोक का पूरी तरह से अर्थ विन्यास करते हुए व्याख्या करें तो उनको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। आपको व्याख्या में भी आपके पास अतः किरातार्जुनीय में व्याख्या के लिए केवल हम 20 प्रश्नों को पूरी तरह से पढ़ें और हमें अच्छे अंक मिल जाएंगे। और साथ ही कुमार संभवम में भी आपको 1 से केवल 25 श्लोक पढ़ने। यहाँ अगर हम ध्यान दें 17 तक के जो श्लोक है 1 से 17 वो हिमालय के सौंदर्य का वर्णन है। 17 के बाद से 25 जो 18 से 25 तक का जो श्लोक है वो पार्वती के जन्म का वर्णन है। तो हम ये ध्यान दें 1 से लेकर 17 श्लोक जो है उनकी पूरी तरह से अर्थ पढ़ लीजिए। यहाँ भी आपको कुमार संभवम में प्रथम जो आपके वंशस्थ छंदी है तो इसका प्रयोग कीजिए और साथ ही आप 17 श्लोक अगर शुरू के पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। तो आप पूरे सिलेबस को ध्यान से अब अच संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि आप तीनों पढ़ना है। तो मैं चाहूंगी कि बच्चे अगर अंक प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं तो अच संधि और उसके बाद हल या विसर्ग संधि में से कोई एक पूरी तरह से पढ़ ले और तैयार कर ले, क्योंकि आपको 2 प्रश्न आएगा। एक तो आपको बहुत सारे सूत्र आएंगे इनमें से, जैसे वृद्धि राधेची, आप इसमें देखा क स्वर्ण दीर्घ, ऐसे सूत्रों में से किन्हीं 5 सूत्र 10 सूत्र रहेंगे, उसमें से केवल 5 सूत्रों को लिखना पड़ेगा यदि वृहद प्रश्न में पूछे जाएंगे। यदि लघु उत्तरीय प्रश्न में होंगे तो केवल 3 सूत्र पूछे जाएंगे। इसके अलावा शब्द जो बनते हैं, वागीशा शब्द है, पाठशाला शब्द है, आपके सुधि उपास्य शब्द है, इन शब्दों की रूप सिद्धि भी आपको आ सकती है। तो 10 में से आपको 5 बनाने पड़ेंगे, या लघु उत्तरीय प्रश्न में होगा तो 5 में से आपको 3 बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर स्वर संधि यानी अच संधि है और आपको हल संधि है यानी व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है तो कम से कम 3 संधियों में से 2 संधि कंठस्थ कर लें। और मूलतः बहुत सारे प्रश्न जो पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं तो बार बार उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आप ज़्यादातर जब आप पढ़ने लगते हैं तो सहज रूप से आपको भी ज्ञात हो जाता है कि क्या पूछा जाएगा। तो संस्कृत व्याकरण में संज्ञा प्रकरण तो पूरी तरह से आपको पढ़ लेना है, क्योंकि हल्यंतम बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनको हम प्रत्याहार कैसे बनाएं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रत्याहार बनाने के सभी सूत्रों की व्याख्या कीजिए और विस्तार से उनका वर्णन कीजिए। ये वृहद प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। वृहद प्रश्न में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संधि किसे कहते हैं और संस्कृत में संधि के प्रकारों का वर्णन करें। तो फिर आपका ये वृहद प्रश्न हो गया। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि संधि में रूप सिद्धि और सूत्रों की व्याख्या आती है, तो आप सहज रूप से इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मूलतः लघु सिद्धांत कौमुदी जो किताब है, मूल किताब है, उसका भी अध्ययन करें। और फिर यदि आप चाहें तो मेरे द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसमें संक्षिप्त रूप से सार गर्भित आपको इसकी जानकारी मिलती है। और संस्कृत पद साहित्य एवं व्याकरण, इस पुस्तक को अगर आप खरीदते हैं तो बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ हमने सार संक्षिप्त रूप से बहुत सारे सूत्रों की व्याख्या भी दी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि व्याकरण में जिस तरह हम लोगों ने विशेष रूप से आपको पूरे कॉलम बना करके कैसे संधि विच्छेद की जाए, संधि की रूप सिद्धि कैसे हो सकती है, इसकी विस्तृत जानकारी है। अगर कोई बच्चा इस किताब को भी पढ़ता है तो उसे बहुत ही सहज ढंग से वो अपने प्रश्न परीक्षा की तैयारी कर सकता है और उसे जानकारी भी मिल जाएगी। तो मैं चाहूंगी कि बच्चे इस द्वितीय भाग में हम संज्ञा प्रकरण लेंगे और संज्ञा प्रकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी से संज्ञा प्रकरण आना है। संज्ञा प्रकरण में लगभग 18 सूत्र हैं। इन सूत्रों में आपने माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति, माहेश्वर सूत्र विशेष रूप से 14 माहेश्वर सूत्र है। हर बच्चा इसे कंठस्थ करे क्योंकि ये संस्कृत की वर्णमाला है। अगर वर्णमाला नहीं आएगा तो मूलतः आप पूरी संस्कृत की जानकारी, व्याकरण की जानकारी आपको सहज रूप से नहीं हो सकती। तो मैंने इस प्रथम वर्ष ही नहीं अन्य कई परीक्षाओं में देखा है, तृतीय वर्ष हो, तृतीय सेमेस्टर हो या फाइनल ईयर हो या जनरल सामान्य संस्कृत हो, सभी जगह माहेश्वर सूत्र कितने हैं, माहेश्वर सूत्र को लिखें।
तो ये 14 माहेश्वर सूत्र लिखने से हो सकता है वृहद प्रश्न में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में या लघु उत्तरीय प्रश्न में कहीं भी आपको माहेश्वर सूत्र लिखने आएगा, तो इसे आपको कंठस्थ करना ही पड़ेगा। और आप ये गांठ बांध ले कि इसे आपको याद करना है, अन्यथा आप फिर संधि विच्छेद पूरी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो 16, 17, 18 सूत्र हैं, उन सूत्रों की व्याख्या आ सकती है। इनमें आपको चॉइस आएंगे कि अगर 10 सूत्र दिए होंगे तो 10 में से केवल 5 सूत्र आपको करने हैं। अगर ये वृहद प्रश्न में पूछे जाते हैं, यदि ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, 3 पूछे जा सकते हैं, 5 में से केवल 3 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप संज्ञा प्रकरण तो पूरी तरह से याद कर लीजिए, सब सूत्रों को पढ़ लें, हिंदी में है। और जब सूत्र का उत्तर दें तो उदाहरण जरूर दें, जैसे सुप तिगंतम पदम, सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। तो सुप क्या है, तो आप रामः में सुप लगाइए, यानी सुप से विसर्ग हो जाएगा, रामः शब्द बन जाएगा। और तिंग में पठ धातु में आप तिंग लगाते हैं, पठती बन जाता है। तो उदाहरण देने के पश्चात ही आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि बच्चों को पूरी जानकारी है, वो जानता है कि सुप और तिंग से पद संज्ञा कैसे होती है और कैसे ये संस्कृत में तिंग का प्रयोग कहाँ किसके साथ होता है और सुप का प्रयोग किसके साथ होता है। सुप का प्रयोग शब्द रूप के साथ, तिंग का प्रयोग धातु रूप के साथ। तो ये जानकारी आपकी। अब अच संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि आप तीनों पढ़ना है। तो मैं चाहूंगी कि बच्चे अगर अंक प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं तो अच संधि और उसके बाद हल या विसर्ग संधि में से कोई एक पूरी तरह से पढ़ ले और तैयार कर ले, क्योंकि आपको 2 प्रश्न आएगा। एक तो आपको बहुत सारे सूत्र आएंगे, इनमें से जैसे वृद्धि राधेची, आप इसमें देखा क सर्ण दीर्घ, ऐसे सूत्रों में से किन्हीं 5 सूत्र 10 सूत्र रहेंगे, उसमें से केवल 5 सूत्रों को लिखना पड़ेगा यदि वृहद प्रश्न में पूछे जाएंगे। यदि लघु उत्तरीय प्रश्न में होंगे तो केवल 3 सूत्र पूछे जाएंगे। इसके अलावा शब्द जो बनते हैं, वागीशा शब्द है, पाठशाला शब्द है, आपके सुधि उपास्य शब्द है, इन शब्दों की रूप सिद्धि भी आपको आ सकती है। तो 10 में से आपको 5 बनाने पड़ेंगे, या लघु उत्तरीय प्रश्न में होगा तो 5 में से आपको 3 बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर स्वर संधि यानी अच संधि है और आपको हल संधि है यानी व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है, तो कम से कम 3 संधियों में से 2 संधि कंठस्थ कर लें। और मूलतः बहुत सारे प्रश्न जो पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो बार बार उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आप ज़्यादातर जब आप पढ़ने लगते हैं तो सहज रूप से आपको भी ज्ञात हो जाता है कि क्या पूछा जाएगा। तो संस्कृत व्याकरण में संज्ञा प्रकरण तो पूरी तरह से आपको पढ़ लेना है, क्योंकि हल्यंतम बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिनको हम प्रत्याहार कैसे बनाएं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रत्याहार बनाने के सभी सूत्रों की व्याख्या कीजिए और विस्तार से उनका वर्णन कीजिए। ये वृहद प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। वृहद प्रश्न में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संधि किसे कहते हैं और संस्कृत में संधि के प्रकारों का वर्णन करें। तो फिर आपका ये वृहद प्रश्न हो गया। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि संधि में रूप सिद्धि और सूत्रों की व्याख्या आती है, तो आप सहज रूप से इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मूलतः लघु सिद्धांत कौमुदी जो किताब है, मूल किताब है, उसका भी अध्ययन करें। और फिर यदि आप चाहें तो मेरे द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसमें संक्षिप्त रूप से सारगर्भित आपको इसकी जानकारी मिलती है। और संस्कृत पद साहित्य एवं व्याकरण, इस पुस्तक को अगर आप खरीदते हैं तो बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ हमने सार संक्षिप्त रूप से बहुत सारे सूत्रों की व्याख्या भी दी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि व्याकरण में जिस तरह हम लोगों ने विशेष रूप से आपको पूरे कॉलम बना करके कैसे संधि विच्छेद की जाए, संधि की रूप सिद्धि कैसे हो सकती है, इसकी विस्तृत जानकारी है। अगर कोई बच्चा इस किताब को भी पढ़ता है तो उसे बहुत ही सहज ढंग से वो अपने प्रश्न परीक्षा की तैयारी कर सकता है और उसे जानकारी भी मिल जाएगी। तो मैं चाहूंगी कि बच्चे इस पुस्तक का अध्ययन करें।